This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः वैशाख कृष्ण पंचमी दिनांक 20 मे 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्लेष्मकुष्ठनुत है त्रिदोष अथ त्रिदोष कुष्ठारी तीक्ष्णाभ्रहेम संकोच स्थैलगंधक पाचितः तालताप्य विशालाग्नि बीज बोलपाठा जटा विषैः शृंगीटंकण यष्ट्यावह सिंधुवारैः समन्वितः रसेन शृंगवेरस्य बद्धो बदर सन्निभः वाथा का छाया छाया विशोषितः कुष्ठं निहन्यात् सन्निपातशम्। तो तीक्ष्ण लोह भस्म अभ्रक भस्म स्वर्ण भस्म इन सबों को संभाग शुद्ध गंधक में मिलाकर तेल के साथ घोटकर गोलक बनावे और शराब संपुट में बंद कर पुट दे। इसके बाद निकाल कर पीस ले और इसमें हरताल भस्म स्वर्णमाक्षिक भस्म इंद्रावण चित्रक बोलबद्ध पाटा पाठा जटामोंसी शुद्ध वचनाक काकड़ा सिंगी शुद्ध टंकण मुलेठी तथा सिंधुवार संभाग इन सबों का चूर्ण मिलाकर अदरक के रस के साथ घोटे और बेर की गुठली के बीज के बराबर बट्टी बनावे तथा छाया में सुखाकर शीशी में भर रख ले। यह एक बट्टी प्रतिदिन सेवन करने से संधिपात कुष्ठ को नष्ट करता है। तो वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीक्ष्ण अभ्र हेम संकोच, ये संकोच की क्या बात है ये एक थोड़ा देखना ही पड़ेगा। तैल गंधक पाचिता और तैल गंधक पाचित ये भी बात अजीब है थोड़ी सी। तो मुझे लगता है कि तेल और गंधक का पहले सम्मिश्रण होना है
और ये तीक्ष्ण लोह, अभ्रक और सुवर्ण भस्म, इनका अलग से कर लेना है और उसको तैल और गंधक में पाचन करना है, नहीं तो ये कह रहे हैं उस प्रकार से उसको घोट ले और फिर तालताप्य वगैरह सभी जो है उसमें डाल के श्रृंगवेर रस से भावना, अदरक रस की भावना बना दे। शराब संपुट में बंद कर पुट दे। तो पाचितः का मतलब शराब संपुट में पुट देना, ये हो सकता है। तो ये सन्निपात कुष्ठहर है बताया गया। और वैसे देखा जाए तो सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। तो एक त्रिदोषज कुष्ठ शामक इस प्रकार से अगर इसको कर लेते, बना लेते हैं, तो शायद एक बात बनती है कि हम सभी प्रकार के कुष्ठों में इसका प्रयोग कर सकेंगे। और छाया विशेषित है कुष्ठम निहन्या, संधिपात्रजम, तो बना सकते हैं ये। बेहतर होगा बनाना। अथ विजय वटिका, विजय रसा गुटिका। रेणुकां पिप्पली मूलम बाकुचिम विषतिन्दुकम अश्वगंधां पलाशास्थि व्यौषादि नवकं वचा विशाला गंधकं कुष्ठं सविषं रसभस्म च मुडेन गुटिका कुर्यात् समेन मधुमिश्रिताम् तां भक्षयेत् सिता सर्पैः क्षीरशाल्यन्न भाग भवेत् तां तां भक्षयेत् सिता सर्पिः क्षीरशाल्यन्न भाग भवेत् जलोदरं वा भुञ्जानो ब्रह्मचर्य परायणः खादेत् तापे सिता धान्य सर्पिर्नागबलारजः वटिका विजयाख्येयं सप्तकुष्ठान् नियच्छति। रेणुका बीज, पिपरा मूल, बाकुची, विष तिंदुक शुद्ध कुचला, अश्वगंधा, पलाश बीज, व्योष नमक, व्योष नवक होना चाहिए, नमक कहाँ पे लाया। तो व्योष का मतलब त्रिकटु त्रिफला त्रिमत इस प्रकार का रहेगा। हाँ। फिर त्रिषण आगे आया है, नहीं आया है। वचा विशाला गंधक कुष्ठ सविषम रसभस्मकम। तो त्रिफला त्रिमद, त्रिगद, दालचीनी, इलायची, तेजपात, इसको त्रिगद नहीं कहते हैं, त्रिजात कहते हैं। त्रिगद कहाँ से लाया इन्होंने। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से वो त्रिगद या त्रिजात इस प्रकार से कहेंगे, थोड़ा अलग इस प्रकार से हो जाएगा। गुड़ेन गुटिकां कुर्यात् समेन मधुमिश्रिताम् तां भक्षये सिता सर्पी क्षीरशाल्यन्न भाग भवेत्। तो बच इंद्रावन शुद्ध गंधक कुट शुद्ध वत्सनाम संभाग इन सबों का चूर्ण तथा रसभस्म पारदवस्म रस सिंदूर समभाग इन सबों को शहद में मिलाकर गुड़ के साथ बटी बनाए। इस बटी को सेवन करें और उसके सेवन काल में मिश्रित दूध, घी तथा जढ़न छान भात खाए। क्षीरशाल्यन्नम
अथवा यव का भात रोटी साथ और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। औषध सेवन करने पर शरीर में गर्मी हो तो मिश्री धनिया घी तथा नागबला का चूर्ण सेवन करे। यह विजया नामक गुटिका वातविक 7 प्रकार के कुष्ठों को दूर करती है। ये भी बनाने में वैसे आसान है। विजय रस अथ सर्वेश्वरः पालिकं ताम्रगन्धाभ्रं कर्षावशं लोहपारदं क्षीरवातारी जम्बीरो क्षीरवारिभिः मर्दितं मालुकायन्त्रे स्वेदयेत् दिवसत्रयम् कर्षं कणाया निष्कञ्च विश्वस्यास्मिन् निक्षेपेत्। एष सर्वेश्वरः सद्यो गुञ्जामात्र प्रसुप्तिचित्। तो ताम्र भस्म शुद्ध गंधक तथा अभ्रक एक एक पल, लौह भस्म तथा शुद्ध पारद एक एक कर्ष, इन सभी को स्नुह्यर्क क्षीर, स्नुही और अर्क के क्षीर दूध, एरंडमूल क्वाथ, जम्बीरी नींबू का रस तथा उशीर खसका, खसके क्वाथ अलग अलग एक एक दिन मर्दन करे तथा गोलक बनाकर सर्व एवं सुखाकर वालुका यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करे। इसके बाद निकालकर पीसकर इसको इसमें पेपर चूर्ण 1 कर्ष और तथा शुद्ध बचनाक चूर्ण 1 निष्क 4 ग्राम मिला दे। यह सर्वेश्वर नामक रस 1 गुंजा की मात्रा में सेवन करने से प्रसुप्त कुष्ठ को शीघ्र ही दूर करता है। ये भी अच्छा योग है, वैसे ज्यादा बनाने में डिफिकल्ट नहीं है। मंगेश तुम हो ना? प्रसुप्तिजित ये जो बात कही गई है एक हमारे हिसाब में अहम मुद्दा हो सकता है। अभी हैंसन्स के बारे में या महारोग के बारे में आयुर्वेद का क्या रोल है, ये एक बड़ा विवाद्य विषय इस प्रकार का है। और जब से ये बैक्टीरिया से होता है और उसके लिए डेप्सोन ये दवा आ गई और लोग उससे सुधरने लगे, तब से हमारे यहाँ मरी जाना बंद ही हो गया। और वैसे देखा जाए तो जो अष्टादश कुष्ठ है, 18 प्रकार के कुष्ठ है, 7 और 11 इस प्रकार से महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ, तो उन सभी के बारे में इसका निदान, इसका समावेश किसमें होगा, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि इसमें प्रसुप्ति ये काफी बड़ा लक्षण है और सेंसेशंस कम होना, शीत उष्ण इस प्रकार का या खरस लक्षण इस प्रकार का स्पर्श समझ में न आना, ये शुरुआत होती है और फिर वैवर्ण्य रहता है और फिर आगे चलकर अवयव विशीर्ण होने लगते हैं, नाक या अंगुलियां इस प्रकार से विशीर्ण हो जाती है और जख्म जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। ये सबसे अहम मुद्दा है। इस प्रकार की प्रसुप्ति एंड आर्थराइटिस के जरिए डायबिटीज में भी दिखती है। और उसमें भी अगर घाव होते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं, ये दिखाई देता है। तो मैं जो सेकंड ईयर में था तो एक व्याख्यान हमारे लिए आयोजित किया गया था इस सेंटर से, जो लेप्रोसी के सेंटर है उसमें से लोग आए थे, उन्होंने एक व्याख्यान दिया था और फिर उन्होंने, अब ये तो सब एलोपैथी के जरिए चलता है तो उसी का जिक्र किया। और
कौन सी पैथी लेनी चाहिए, तो उनका कहना था सिंपथी होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी दे दो दवाइयाँ इस प्रकार से। हाँ, लेकिन एक अजीब अनुभव दर्शन शंकर ने लिया कशेड़ी में। वो आदिवासियों के लिए काम कर रहा था, तो उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए वैद्यकीय संबंधित हेतु के लिए उसने पहले तो एलोपैथी के लोगों को बुलाया। फिर बाद में पता चला कि ये वैदु है काफी वहां पे, और वो काफी अच्छी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के जरिए करते रहते हैं इस प्रकार से। तो फिर इसने सोचा कि हम इनके लिए आयुर्वेद के लोगों को ढूंढेंगे। और फिर वो तो चलता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो पोदार के लोगों को उन्होंने बुला लिया मेडिकल कैंप करवाने के लिए। उन्होंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए कि कृमि की समस्या ज्यादा है, तो इसने पूछा कि दवा क्या है, तो मतलब पिपराज़ाइन साइट्रेट। तो बोले आयुर्वेद में कुछ नहीं है क्या? तो बोले हमें तो मालूम नहीं, हम तो प्रयोग नहीं करते कुछ इस प्रकार से। फिर वहां एक हैंसन्स का केस सामने आया। तो इन्होंने डायग्नोसिस कर दिया कि हैंसन्स है, और उसको बताया कि देखो ये सख्त बीमारी है, और हमारे पास अभी तो दवाई नहीं है, लेकिन हम दवाई लेके आएंगे आगे जब आएंगे तब, और वो तुम्हें नियमित रूप से कुछ बरसों तक लेनी है इस प्रकार से। तो उसने बोला यार ये तो मामूली है, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मामूली नहीं है, ये काफी सख्त बीमारी है, और हम दवा लेके आएंगे तब तुम वो ले लेना। एक महीने के बाद वो टीम फिर से वापस वहां पे आई, और वो मरीज दिखाने के लिए आया, तो सभी ये जो पैचेस थे वो निकल गए थे, वाइब्रेशन निकल गया था, सेंसेशंस आ गए थे। अब एक वो बोला एक तो 8 दिन में हो गया ये। उसने कुछ दवाई कर ली भीतर। हाँ, तो ये चौंका देने वाली बात है। हाँ, एलोपैथी में भी इतने रिजल्ट्स इतने अच्छे और इतने जल्दी आते ही नहीं है। हाँ, तो फिर दर्शन शंकर ने सोच लिया कि हम यहाँ की जो परंपराएं हैं, आदिवासी परंपराएं, उसको पुनरुज्जीवित करने की कोशिश करेंगे। शुरू में तो ऐसा ही रहता है कि लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। अपना अपना ज्ञान गुप्त रखना चाहते हैं, तो वही सिलसिला वहां पे भी रहा। लेकिन फिर भी ये जाकर वहां पे बस गया था, उस जंगल में जाकर आदिवासियों के साथ रह रहा था दर्शन शंकर। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगे, और वो लोग बोलने लगे। फिर एक बार उनका रमेश नानल जी से पाला पड़ा, दर्शन शंकर का। तो रमेश नानल जी ने बताया कि अगर आप आयुर्वेद को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह बात सब छोड़ दो। जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैद्य नाम से या आयुर्वेद चिकित्सालय इस नाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ढूंढो और उनको यहाँ पे लेके आओ। फिर दर्शन चक्कर ने उस प्रकार से ढूंढना आरंभ किया। फिर कोलटकर सर, वेलणकर मैडम, मैं और बाकी भी वैद्य जो वैद्य नाम से प्रैक्टिस करते थे और आयुर्वेद चिकित्सा करते थे, उनको उन्होंने बुलाना आरंभ किया। मैं भी 3-4 बार जाके आया हूँ वहां पे कैंप कंडक्ट करवाने के हेतु। और मेरे पास मुझे विषय दिया था उदरशूल इस प्रकार का, तो मैंने पूछा कि पेट अगर दुखता है तो आप क्या करते हैं? तो बताने लगे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये रस पिलाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा उसमें वात पित्त कफ ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ मालूम है क्या, उसके लक्षण अलग अलग होते हैं? तो उनको कुछ मालूम नहीं था। तो फिर वातज अगर है तो कैसे लक्षण होता है, पित्तज है तो कैसे लक्षण होता है, कफज है तो कैसे लक्षण होते हैं वगैरह मैंने बताने की कोशिश की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन आदिवासियों की अलग परंपरा इस प्रकार की है
और काफी अच्छे रिजल्ट्स उसमें भी मिल सकते हैं। हैंसन्स के जरिए तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो गई कि हैंसन्स के लिए अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो बाकी रोगों के बारे में भी हम जरूर सोच सकते हैं। वैसा ही एक किस्सा एक ब्रिटिश आदमी ने लिखा है। वो खंडाला सेक्शन में काम कर रहा था, इंजीनियरिंग का घाट बन रहा था खंडाला सेक्शन का। उसके अंडर बहुत मजदूर थे। तो एक हादसा हो गया और एक मजदूर का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो उसने देखा कि फ्रैक्चर है और फिर उसको बता दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 हफ्ते की ये दे देता हूँ, लीव दे देता हूँ, ये ठीक करो और फिर बाद में आ जाओ। तो उस मजदूर ने कहा इतने दिन की जरूरत नहीं है। तो बोला अरे नहीं, ये तो फ्रैक्चर है तो ठीक होने में इतने दिन तो लगेंगे। फिर मजदूर वहां से चला गया। उसने एक बोन सेटर से चिकित्सा करवाई। और 8-10 दिन में वापस आ गया, हाथ ठीक हो गया था। तो ये आश्चर्यचकित रहा। फिर उसने भी जानकारी हासिल करना शुरू कर दी कि इन लोगों को क्या जानकारी है इस प्रकार से। और फिर उसने किताब पब्लिश की, फ्लोरा एंड फ्लोना ऑफ सह्याद्री घाट और ऐसा कुछ है। वो किताब जानी मानी किताब है बॉटनी में। क्योंकि उसने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जैसे वागद ऐसा एक औषधि संग्रह अच्छा ग्रंथ है, क्योंकि उन्होंने खुद प्रयास किए हैं उसके लिए और जानकारी इकट्ठा की है। अभी उस ब्रिटिश में का आदमी का नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन फ्लोरा एंड फोना फोना ऑफ सह्याद्री घाट इस प्रकार का उसकी किताब है। तो काफी लोगों ने इसके बारे में कोशिश की है और ये परंपराएं काफी समृद्ध इस प्रकार की सब परंपरा ये है। तो सुक्ति हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। अभी हमारे पास हैंसन्स के मरीज नहीं आते हैं। उसका एक कारण है कि एलोपैथी में उपाय उपाय हो जाता है, चाहे 2 बरस लगे, लेकिन मरीज ठीक होता है इस प्रकार से। जिनको डेप्सन के एलर्जी है वो मरीज कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे कुछ मरीज आ सकते हैं जिनको डेप्सन की एलर्जी है, वो नहीं ले सकते इस प्रकार से। फिर अगर रेजिस्टेंट हो गए डेप्सन को तो भी मुसीबत आती है, तो भी लोग आते हैं इस प्रकार से। तो उसमें हमारा निदान क्या होगा? ये एक अलग मुद्दा। वो इस 18 अष्टादश कुष्ठों में किसी एक में बैठते हैं ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। जैसे रुद्रोग, आज का रुद्रोग नया है, उसको अलग तरीके से देखना है। उसी तरीके से ये महाकुष्ठ या महारोग, उसको अलगता से देखना पड़ेगा। और फिर उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये अंदर दूसरा मुद्दा होगा। तो एक बात स्पष्ट है इसमें कि प्रसुप्ति ये एक प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने एक अनुभव लिखा है कि ऐसा ही कुछ इस प्रकार का हैंसन का मरीज था और ताला खुल नहीं रहा था। तो उसने बड़ी कोशिश करके ताले को खुलवाया। बाद में देखा तो बड़ी जख्म हो गई थी और खून निकल रहा था हाथ में से, और उसको कुछ पता भी नहीं था कि जख्म हुई है, हाथ से खून निकल रहा है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्यार्थ प्रसुप्ति ये जो लक्षण है, स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये वास्तव में रक्त का कार्य बताया गया है। तो उसको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे स्पर्श ज्ञानम असंशयम को, तो शायद बात बन सकती है कि हम कुछ उसके बारे में सोच सकेंगे।
क्षेत्र अनुवंशिक आहे का, किती प्रमाणात आढळते? अनुवंशिक होता है. कितना होता है नहीं बता सकते. लेकिन संभावना होती है आगे वाली पीढ़ी में होने की इस प्रकार से. और इसलिए लोग शादी नहीं करना चाहते. इस प्रकार का अगर फैमिली में क्षेत्र है तो रोका जाया जाता है इस प्रकार से. तो प्रसुप्ति ये सर्वेश्वर रस है, तो बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. स्नुही अर्क क्षीर ये एक इसमें जरा तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार के द्रव्य है. फिर भी मैं समझता हूँ कि हैंसन जैसे रोगों में जरूर प्रयोग करने का प्रयास करें इस प्रकार से. सुप्त कुष्ठारि रसः गंधो रसंच कटुतैल श्रुतो मृतोर्को ता वेशाग्नि वेल्ल विष मेघ भयावचाभि विषम मेघ वयचा भयावचाभि विषभेदी अभयावचाभि ज्वालामुखी रस विमर्दिता विमर्दित माक्षिकाढ्यः पिंडीकृतशमयति स्थिरसुप्तकुष्ठम्. ये भी अच्छा है. सरसों के तेल में शुद्ध किया हुआ शुद्ध गंधक. गंधो रसश्च कटुतैल श्रुतो, ये दोनों रस, गंधो रसश्च गंधक और रस पारद दोनों तथा शुद्ध पारद. अब सरसप तेल में पारद की शुद्धि होती है मालूम नहीं है. मृतोर्को शुद्ध ताम्र भस्म. व्योषाग्नि वेल्ल विषभेदी अभया. व्योष चित्रक बचनाक नाम मेघ नागर्म था. थोड़ा अजीब है. अभया ज्वालामुखी. वच रस विमर्दित माक्षिकाढ्या. स्वर्ण माक्षिक भस्म इन सबों को कलिहारी के रस के घोट कर. तो मुझे भी ज्वालामुखी कलिहारी ही लगी थी या वचा भी. गोलक बनाए और शराब संपुट में बंद कर वालुका यंत्र में फूट दे. स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख ले. यह सेवन करने से पुराना सुप्त कुष्ठ नष्ट होता है. कटुतैल पक्व सर्षप तैले शोधिता इत्यर्थः. ताम्रपत्राणि अग्नौ प्रताप्य कटुतैले निषिञ्चेत्. एवञ्च कटुतैलं अर्को निष्पद्यते. अग्निचित्रकः बल्लातको वा वेद्म विडंगम. ये ऊपर पाठ क्या है? मेघ भया वचा भी. वेद में कहाँ से आया? अब वेल है, वेल विश्व मेघ वचा. तो वेल है तो वेल का मतलब विडंग होगा, ये तो ठीक है.
मुस्तकम। मेघ का अर्थ मुस्तक, यहाँ पे मुस्ता ही किया है। अम्बुद एक पर्याय है मुस्तका, तो शायद उसके हिसाब से मेघ इस प्रकार का अर्थ किया होगा। तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये सुप्त कुष्ठारी रस। अथ प्रतापलंकेश्वरः विपातिकाग्नो रसगद्धटङ्कणं ताम्रकुष्ठायस पिप्पलीरजः विमर्दितं काञ्चनपत्रवारिणा प्रतापलंकेश्वर सौन्नितो रसः। शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, शुद्ध टंकन, ताम्र भस्म, कूट चूर्ण। कूट क्या है? कुष्ठ, हाँ कुष्ठ, कोष्ठ कोलिंजन। लोह भस्म तथा पिप्पली चूर्ण संभाग इन सबों को धतूरे के पत्र के रस के साथ मर्दन करे और सुखाकर कांच पात्र में रख ले। यह प्रताप लंकेश्वर रस है। यह विपादिका एवं अन्य कुष्ठों को नष्ट करता है। का अभ्यंतर प्रयोग रहेगा। ठीक है, बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्नुह्या कुणव कीटमारित कीटमारितलम। स्नुह्या कुणवं पयसा प्रस्थम दुग्धस्य नारिकेलस्य गंधकनिशयोः कर्षं पारदकर्षं च साधु संयोज्यम् खरतर किरणातापात् पक्वं तैलं विलेपितं प्राज्ञैः कुष्ठकिटिभेपहन्ति प्रबलं च समीरणं हन्यात्। स्नुह्याः कुणवं पयसा प्रस्थम दुग्धस्य नारिकेलस्य। तो स्नुही क्षीर एक कुड़व और एक प्रस्थ नारिकेल का दूध। गंधक निशयोः कर्षम, गंधक और रजनी निशा एक एक कर्ष, पादकर्षण पारदकर्षण साधु संयोजम और एक तोला पारद। खरतर किरणा तापात पक्वन तैलम विलेपितम प्राज्ञे। तो कड़ाके के धूप में इसको रखे और इसमें जो तेल सिद्ध हो जाएगा वो विलेपित करने से प्राज्ञ के द्वारा कुष्ठ कुटिभे अपहंती, कुष्ठ और किटिभ इन दोनों को दूर करते हैं। प्रबलंच समीरणम हन्या, और प्रबल वात को भी नाश करती है। आसान है थोड़ा सा, हिंदी में मिल नहीं रहा कहाँ पे है। ठीक है। लेकिन कीटमारी तलम इस प्रकार का तलम बताया है। तो ये थोड़ा करके देखना चाहिए।
अथ सिद्धे गंधपाषाणलेपः मर्दितो मूलकक्षार क्षारस्य आर्द्रकस्य च वारिणा शमयेत् गंधपाषाणः पिष्टः सिद्धं विलेपनात्। तो मूलक क्षार और आर्द्रक का रस इस प्रकार से मर्दत किया हुआ गंधपाषाण पिष्ट सिद्धम विलेपनात्, तो सिद्धम का नाश करता है विलेपन से। तो सिद्ध कुष्ठ, इसको बोली भाषा में शिव इस प्रकार से कहते हैं। श्वेत वर्ण का वैवर्ण्य होता है लेकिन छित्र से अलग इस प्रकार से होता है, फेंट होता है थोड़ा, और डॉट 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 इस प्रकार सा होता है। खुजली कभी होती है कभी नहीं होती है इस प्रकार से। तो ये एक योग हो सकता है विलेपन के लिए। आपण कुठला वापर करत आहे काय बरं? सिद्धमाला। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक केरल का फॉर्मुलेशन है। सिद्धमाला एक्सरे की फिल्म को पानी लगा के वो लगाते हैं। मालती लिंबू रसातून। ओके। अवलगुजा बीज आदि। ठीक है, वाली अरण्यादि। हाँ मैं सोच रहा था, मैं जो प्रयोग करता हूँ वाली अरण्यादि इसका प्रयोग करता हूँ। तो ठीक है, अवलगुजादि या मालती नींबू रस के साथ ये भी अच्छे है। वराट पिष्टि जंबीर नीरार्द्रा वातपे धृता। वराट पिष्टि जंबीर नीरार्द्रा, तो कपर्दिका भस्म जंबीर नींबू रस के साथ आतपे धृता, लगाकर आतपे रहना, आतप में रहना है। मालती म्हणजे टंकण की जाई। सही है, तो स्पष्ट करें। मालती का मतलब टंकण है या फिर जाई इस प्रकार का है। टंकण, ओके। तो ठीक है, ये विभिन्न योग है, तो लेकिन सभी में कुष्ठ के बारे में जानकारी रखनी है कि पहले शोधन करना है और फिर ये शमनार्थ लेप वगैरह जो है वो देने हैं। जहां शोधन पॉसिबल नहीं है वहीं इनके बारे में पहले सोचे, नहीं तो पहले शोधन ही करवाइए और फिर बाद में इन प्रकार के बाह्य उपयोग करें। मयूर मोक्षक क्षारम मेष श्रृंगी रसो रसः त्रिक्षार द्विनिशाव्योष शुल्ब लेपेन दद्रुजित। मयूर मोक्षक क्षारम। मयूर मोक्षक क्या है? मैं कहाँ पे आगे आ जाएगा मालूम नहीं है। टीका में देखते हैं एक बार क्या है। मेषशृंग रसो रसः मयूर अपामार्ग मोक्षक घंटा पाटला तयोः क्षारा रसस्य रस रस रसवती। घंटा पाटला
ये क्या है अभी पता नहीं लग रहा। अपामार्ग असावा, नॉट श्योर। लेकिन मोक्ष का मैं ढूंढ रहा था, तो मोक्ष के बारे में पता नहीं लग रहा था। तो घंटा पाटला, मयूर का मतलब अपामार्ग है, वो तो ठीक है। मयूर के बारे में उसके चरण वगैरह का क्षार, ये भी बात हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में नहीं है। एक्जिमा से निदान आयुर्वेदा प्रमाणिक काय होते। विचर्चिका कुष्ठ ज्यादातर माना जाता है। उसमें भी श्रावी और शुष्क दोनों प्रकार दिखते हैं, ज्यादातर शुष्क दिखते हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से देखना चाहिए। तो मेषशृंगी रसो रसः त्रिक्षार द्विनिशा व्योष शुल्ब लेपेन ददृजित। चर्मकुष्ठे पर्पटी रस प्रयोग विधि। चतुर्थांशेन ताम्रस्य भस्मना सक्तुकेन च कृतावापो हरत कुष्ठम चर्माख्यम पर्पटी रसः। भस्मना सक्तुकेन च। कुष्ठ के लिए काफी योगा ये है एक्चुअली। तो ये भी हिंदी में नहीं दिख रहा है। हाँ, तो चतुर्थांशेन ताम्रस्य भस्मना सक्तुकेन च कृतावापो हरत कुष्ठम चर्माख्यम पर्पटी रसः। तो पर्पटी रस का प्रयोग करना है उसमें। चतुर्थांश ताम्र भस्म और सत्तू, इसका अवाप देना है। तो पर्पटी रस कहाँ पे आना है मालूम नहीं। मेघनादामृता नीली गदा कृष्णतिला मधु अश्वमेधामृतंचैतैर्युक्ता गंधक कज्जली उद्वर्तनेन षण्मासात् गजचर्म विनाशिनी। तो हस्तिचर्म नाम का कुष्ठ है। मेघनाद अमृता नीली गदा कृष्णतिला मधु अश्वमेधामृतं चैतैर्युक्ता गंधक कज्जली। तो गंधक कज्जली कहेंगे तो गंधक और पारद दोनों लेने पड़ेंगे। मेघनाद अमृता गुड़वेल नीली और गदा का मतलब कुष्ठ होगा। कृष्ण तिल मधु, एक बार टीका में देखते हैं। पर्पटी रसापेक्षा ताम्रभस्मस्य चतुर्थांशता एवंच सक्तुकम विषभेदः यव सक्तुको वा कृतावापः मिश्रितः पर्पटी रसा रसा द्विगुण गंधेन इत्यादयन रक्तपित्तादि चिकित्सोक्तः। अरे वाह। जब मानताम्र भस्मादिना मिश्रिताः पर्पटी रसा चर्मकुष्ठे प्रयुञ्जित इत्यर्थः। मेघनादादि उद्वर्तने मेघनादः स्वल्प मारीचः मारिषः अमृता गुरुची नीली नील गदा कुष्ठम अश्वमेध करवीर अमृतम विषम गंधक कज्जली द्विगुण गंधकता गंधक कृता कज्जली इत्यर्थः। गजचर्म विनाशिनी चर्माख्य कुष्ठ विनाशिनी। लेकिन ये इसमें भी 6 महीने बताया है। उद्वर्तनेन षण्मासात् गजचर्म विनाशनी। अब कुछ लोग कंजनाइटल गजचर्म जैसे लेकर आते हैं। ये काफी डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए। और गजचर्म जैसी स्किन दिखती है।
तो अभी तो इसके बारे में मैंने जैसे वो सोचा था कि गर्भिणी अवस्था में त्वक का निर्माण जो है छठे मास में है। षष्ठे स्नायु सिरा रोम बलवर्ण नख त्वचाम। तो वहां पे पूछ लेना है कि उस महीने में कुछ हादसा हुआ था, कुछ अपथ्य सेवन वगैरह इस प्रकार का हुआ था क्या। वो अगर हिस्ट्री है तो गर्भपाल रस के साथ में छठे महीने का क्वाथ ये दे सकते हैं। अभी जो ये मैंने छठे महीने का क्वाथ सिरा स्नायुगत विकृतियां हैं तो देना ये आरंभ कर दिया कैंसर रोगों में, खास करके सर्वाइकल कैंसर में। तो जहाँ पे बात हुई थी तो मैंने लिखना शुरू कर दिया है उसका। अभी नतीजा सामने आएगा 2-3 महीने के बाद, क्या फर्क हो रहा है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में टॉड स्किन इस प्रकार का होता है और जन्मजात विकृति होती है, तो बहुत कोशिश के बाद ये काफी कंट्रोल में आ जाता है। पूरी तरीके से ठीक होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अब इसको जब माता के उपचार से या ऐसा कुछ हुआ है, गर्भिणी अवस्था में परिवर्तन ये आ रहे हैं इस प्रकार से, तो शायद गर्भपात रस वगैरह उस महीने का काढ़ा ये अच्छा काम करेगा। लेकिन इस प्रकार के कुछ मरीज मिलते हैं और काफी डिफिकल्ट होता है। एलोपैथी में कुछ नहीं होता तो काफी डिफिकल्ट होते हैं उनको ट्रीट करना इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रसगंधक ताप्यार्क शिलाजतु अम्लवेतसम अष्टमांश गुणम साज्यमाक्षिकम त्यात शतारुषि। बर, तो शतारु ये खरूच जिसको कहते हैं अंगुली पर्वत संधि में होता है। और कोलटकर सर का कहना था ये रिपीट होता है 28 बरस के बाद। 28 बरस कहाँ से है मालूम नहीं, लेकिन अभी स्कैबीज कहते हैं और फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है। लेकिन पुराने जमाने में ये काफी डिफिकल्ट होता था उसको ट्रीट करना। तो ये लेप हो सकता है यहाँ पे। रसगंधक ताप्य अर्क शिलाजतु अम्लवेतस अष्टमांश गुणम साज्यमाक्षिकम त्याच्छता ऋषि। अम्लवेतस थोड़ा और है इसमें। शुद्ध पारक, शुद्ध गंधक, स्वर्णमाक्षिक, ताम्र, शुद्ध शिलाजित, अम्लवेत का चूर्ण संभाग, इन सबों को फिर हम सबों के अष्टमांश गुड़ घी तथा शहद मिला दे और अच्छी तरह मर्दन कर वटी बनावे तथा सुखाकर कांच पात्र में रख ले। यह सेवन करने से कुठला कुष्ठ, शतारु नाम का कुष्ठ है, शतारुष नाम कुष्ठ को नष्ट करता है। लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि ये लेप करना है, भीतर प्रवाह के लिए दे सकते हैं लेकिन लेप करने से ज्यादा अच्छा होगा। ऊपर जैसे उद्वर्तने ने कहा है वही उसी की अनुवृत्ति नीचे होगी। घोट्यावर कोपरावर घट्टे पडल्याप्रमाणे त्वक जाड काळसर पडलेली असते, त्यास हस्तिचर्म म्हणावे का? नहीं बता सकते, उसको क्या कहेंगे एक अलग बात है। और उसका जनरली कुछ उससे पीड़ा नहीं होती है, सिर पे होता है, निकालने की कोशिश करते हैं तो निकलता है, फिर से बनता रहता है इस प्रकार से, और उसी जगह पे ही होता है। ये भी एक अलग अलग बात है। हस्तिचर्म जो है वो पूरी स्किन सुरकुतलेली इस प्रकार से, रिंकल्स उसमें है इस प्रकार की हो जाती है और रुक्षता उसमें रहती है। अभी इसका ज्यादा काम है शशिकांत क्षीरसागर का, शशि क्षीरसागर का। उसके पास काफी कुष्ठ के मरीज है और फोटोग्राफ भी अच्छे है। तो उसके यहाँ शायद
इस प्रकार का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है और उसके लिए उसने क्या प्रयास किए हैं, ये बात हो सकती है। तो इसमें तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इस प्रकार से, और सफलता पाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। ठीक है, दूसरा एक मुद्दा मुझे बोलना था, बात करनी थी। अभी सिलेबस में काफी परिवर्तन आ गए हैं, और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी काफी परिवर्तन आ गए। हमारी जो किताब है मराठी में अष्टांग हृदय सूत्रस्थान की, तो अभी 30 अध्याय नहीं रखे गए, 15 ही अध्याय सूत्रस्थान के रखे गए हैं, और चरक सूत्रस्थान पहले 12 अध्याय इसमें ऐड कर दिए गए। तो फिर पब्लिशर से ये पूछताछ हुई थी कि हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे इस प्रकार से। तो संयोग से ऐसा है कि मेरी चरक की अंग्रेजी में विवरण अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे जो चरक शुरू किया था, वो पहले 24 अध्याय तक, 23वें अध्याय तक अंग्रेजी में उसका विवरण हुआ है, पहले सूत्र पहले अध्याय से लेकर 24 से आगे हम हिंदी में घुस गए हैं। तो वो अवेलेबल है, वो आयुर्वेद लाइब्रेरी में, विलोक भारतीय के ई लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो उसका कहना था कि ये मुफ्त में इन छात्रों के लिए अवेलेबल करेंगे, लेकिन ये अभी यूट्यूब पे नहीं है, ये उसके लाइब्रेरी में ही है। तो उसकी लिंक दे देंगे उनको, छात्रों को, वो अगर आइडेंटिटी कार्ड उनका सबमिट करे तो वो एक लिंक बना के दे देगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो अभी यूट्यूब में जा रहा है। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि वो काफी इलेबोरेट है, जैसे यहाँ का हम अभी का चरक इलेबोरेटली करते हैं, वैसे भी इलेबोरेटली कर रहे हैं। तो पहले 12 अध्याय जो है चरक सूत्र स्थान के, उसको सारांश रूप में अगर हिंदी में डालेंगे, क्योंकि उसकी वैसे भाषांतर तो अवेलेबल है, हिंदी में भी है और मराठी में भी है। हम अगर खुद भाषांतर करेंगे तो एक थोड़ी अलगता रहेगी उसमें, लेकिन फिर भी उसके लिए उतना समय दे पाना काफी मुश्किल है। तो मैं, यशस्वी जोशी और सचिन कुलकर्णी सोच रहे हैं कि पहले 12 अध्याय के बारे में हम ये सारांश के रूप में लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर शनिवार को पहला अध्याय कल से मैं ले लूंगा चरक का। अब इसमें ज्यादा बहस नहीं होगी, मूल अर्थ समझाना और थोड़ा विमर्श जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, इस प्रकार से रहेगा। और केवल शनिवार को करेंगे, ये अभी 2 दिन सीमित करेंगे, गुरुवार और शुक्रवार को रसरत्न समुच्चय रखेंगे, और शनिवार सुबह है चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 से आरंभ करेंगे। और फिर यशस्वी जोशी और सचिन कुलकर्णी अपने अपने तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा उनका कहना है। वो मालूम नहीं इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे या अलग करेंगे। संभवतः इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर वो उपलब्ध कराएंगे फर्स्ट ईयर से लेकर सभी छात्रों के लिए। मेरा एक कहना ऐसा था कि हम जो पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मैं डेप्थ में जाता हूँ, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफी ऊंची इस प्रकार की शिक्षा है। तो उन्हें चाहिए कि मूल रूप से ग्रंथ पढ़े और सीधा साधा मतलब ध्यान में आए, और कुछ एग्जाम्पल्स इसमें होंगे मरीजों के वगैरह इस प्रकार से, ताकि उसमें दिलचस्पी बढ़े। और ज्यादा विवरण तत्व ज्ञान के हिसाब से नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल यूटिलिटी इस प्रकार से होगा। अभी यहाँ पे तत्व ज्ञान की भी चर्चा चलती रहती है। तो शायद ये बात बनेगी कि संक्षेप में उपलब्ध होगा,
और जिनको विस्तार में जाना है उनके लिए तो उपलब्ध है ही चरक, पहले वाला भी है अभी का भी है, तो उनके लिए तो चरक उपलब्ध है ही। उसी प्रकार से अष्टांग हृदय की तो हमारी किताब मराठी में भी है और हिंदी में आने वाली है, वो पूरी तैयार हुई है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान की, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, तो हिंदी वाली किताब भी पब्लिश करेंगे। मराठी वाली तो अवेलेबल है। और हमारा कहना था कि ये केवल फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है, ऐसा नहीं है। तो मूल रूप से जिनको संस्कृत सीखना है, संहिताएं पढ़नी है, उनके लिए भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बरं होईल सर सूत्रस्थान तुमच्याकडून शिकायला मिळेल। वैसे मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये सारांश रूप में रहेगा। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में विमर्श होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल हर शनिवार को, कल से लेकर हर शनिवार को चरक सूत्रस्थान 1 से शुरू करते हैं। मालूम नहीं सूत्रस्थान पहला अध्याय कितने दिन चलेगा। शायद आगे वाले अध्यायों में ज्यादा बहस नहीं होगी, लेकिन पहले अध्याय में ज्यादा बहस हो सकती है थोड़ा सा। और आगे वाले अध्यायों में भी जिन सूत्रों पर ज्यादा जिक्र करना है वो थोड़ा देखेंगे, और जहां जरूरत पड़े वहीं टीका का उपयोग करें। जहां जरूरत नहीं है वहां मूल ग्रंथों को ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पहले अध्याय से। या सर चरक शुरू से अभी यूट्यूब पर नहीं है, इसीलिए मैंने बताया कि ये यूट्यूब पर नहीं है, ये आयुर्वेद लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। अब जो रिकॉर्डिंग होगा वो यूट्यूब पे जाएगा, ये अभी का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रहा है, तो उसके जरिए यूट्यूब पर काफी जानकारी इस प्रकार की हो जाएगी और सभी के लिए खुला हो जाएगा। ये सिर्फ इन लोगों के लिए है। तो पहले अध्याय से तो हफ्ते में एक बार ऐसा शुरू में करेंगे, देखते हैं रिस्पांस कैसे आता है, क्या आता है, और फिर उसके बारे में सोचेंगे। पूरे भारत भर में जाना चाहिए, ऐसा है। तो बाकी छात्रों को भी इसके बारे में बताओ, और वो भी अगर इसमें जुड़ जाए रेगुलर के रूप में, केवल शनिवार को नहीं, सभी दिनों के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जबलपुर में नया आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है लड़कियों का। और वहाँ का उनका कहना था कि आप एक बार वहाँ पे आए और लेक्चर संबोधित करें। तो मैंने कहा मुझे आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एक लेक्चर ऑनलाइन लेते हैं इस प्रकार से। तो वो अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे वो निश्चित हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर। ये आयुष सीसीआईएम ने कुछ विषय दिए हैं, उसमें से एक विषय चुनना था, तो मैंने गुरु शिष्य परंपरा का लिया है। तो वहाँ के छात्रों के लिए भी ये अच्छा रहेगा इस प्रकार से, हर शनिवार को अगर ये करते हैं, बाकी भी लोग इसमें बाकी दिनों में भी जुड़ जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। और मेरा ऐसा कहना है कि अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के बारे में नई पीढ़ी जो है वो काम करेगी। सुश्रुत से लेकर उसके जो सहाध्यायी जो बाकी लोग है, बरखा है या बाकी वरुण वगैरह है, वो अगर अष्टांग हृदय के बारे में इसी प्रकार के संक्षेप में बताएंगे तो भी एक बात हो सकती है। इसी प्रकार से वो भी उसमें सारांश के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और कम से कम पहले 15 अध्याय पूरा सूत्रस्थान करेंगे तो भी अच्छा है। वैसे किताबें उपलब्ध होगी, मराठी में है, हिंदी में भी उपलब्ध होगी। तो एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म बनते जाएगा। मैं जो कह रहा था कि संहिताओं का प्लेटफॉर्म इस प्रकार से बनता रहे यूट्यूब पर, ताकि किसी को भी वहां जाकर वो सीख सकता है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो फिर आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए ये मार्गदर्शक इस प्रकार का रहेगा। तो ये बात शुरू करेंगे। और
आगे बढ़ेंगे। तो कल चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय को आरंभ करेंगे फिर से एक बार। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। डिटेल चरक वाचन अभी 24वें अध्याय से है, वो तो सही है, और वो हिंदी में है, पहला अंग्रेजी में है, तो देखते हैं क्या अगर इसके पहले का नहीं है वो अंग्रेजी में है, वो आयुर्वेद लाइब्रेरी में जाकर मिलेगा, तो वो देखो। सर विरम सर कोणत्या युट्यूबवरचं चॅनल आहे तुमचं? माझं दिलीप गाडगीळ नावानेच आहे. दिलीप गाडगीळ म्हणून अच्छा. सर्च तर प्लेलिस्ट आहेत निरनिराळ्या, तर हा, त्याच्यामध्ये त्याच्यावरती आपले सगळे आधीचे लेक्चर पण मिळतील का सर? सगळी मिळतील असं नाही सांगता येणार, पण बऱ्यापैकी मिळतील. आणि हे बर, सकाळची ऑडिओ चालू आहे ती पण तिथे अवेलेबल आहे. ओके सर, थँक्यू. हा, ठीक आहे. तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात श्वः पुनरपि